हेलो बच्चों। आई होप आपके रिवीजन्स बहुत अच्छे चल रहे होंगे क्लास 11th के, और आप हमारी प्लेलिस्ट को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है हमारी रिवीजन सीरीज़ के साथ, तो बच्चों आप सबसे पहले इस रिवीजन सीरीज़ को फॉलो कर लेना, क्योंकि इसके अंदर हम जितना भी रिवीजन करेंगे हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवरीथिंग, वो आपके फाइनल एग्जाम्स में बहुत काम आने वाला है। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर करवाऊंगा स्टैटिस्टिक्स का रिवाइज पूरा का पूरा, जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी डेटा। तो सबसे पहले हम इसमें आते हैं, जो हमने सबसे पहला पॉइंट कवर करा था कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होता है। अब देखो, इंक्वायरी का मतलब क्या है? पूछताछ करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो ये पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है, लेकिन बस यहाँ पर क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है तो टर्म बन गई स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। तो सबसे पहले यहाँ पर दो तीन छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे इन्वेस्टिगेटर किसे कहते हैं? तो इन्वेस्टिगेटर का मतलब है जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेट करता है। रेस्पोंडेंट किसे कहते हैं? जिससे हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, जिससे हम सारी पूछताछ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सर्वे किसे कहते हैं? सर्वे के बारे में मैं थोड़ा सा आगे भी बताऊंगा। ये एक तरीका होता है बच्चों डेटा कलेक्ट करने का। तो देखो बच्चों, हमने सबसे पहले कवर करा था सोर्सेज ऑफ डेटा, यानी कि हमारे पास डेटा कहाँ से आता है ना? इसको हम बोलते हैं सोर्सेज, स्रोत। तो हमने लिखा था कि दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक को बोलते हैं इंटरनल सोर्स, दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है। इंटरनल सोर्स मतलब कि मान लो जैसे मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे यहाँ रोज़ अकाउंटिंग होती है, काम होता है। हमारे दफ्तर के अंदर जो मुलाजिम बैठे हैं, जो हमारा अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, वो हमें एक रिपोर्ट बना कर देते हैं कि सर आज ये हुआ, ये हुआ, ये पैसे आए, ये खर्चा हुआ। तो ये हमारे पास जो डेटा इकट्ठा हो गया, ये एक इंटरनल डेटा है। लेकिन एक्सटर्नल डेटा मतलब होता है जब हम कोई आउटसाइड एजेंसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मतलब कि हम किसी और से डेटा लेते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं जनरेट होता भाई इस तरह की कहानी। तो मान लो मुझे नोएडा के स्कूल्स का कोई डेटा कलेक्ट करना हो कि यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो मैंने बोल दिया भाई जाओ पता करके आओ, या किसी से रिपोर्ट मिले तो निकालो। तो ये एक्सटर्नल डेटा है। अब एक्सटर्नल डेटा के दो सोर्स हो सकते हैं बच्चों, जिसको हम नाम से प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा कह देते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए कि प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा क्या है। तो देखो, प्राइमरी मतलब पहला, फर्स्ट हैंड। सेकेंडरी मतलब दूसरा, सेकेंड हैंड, सिंपल। तो देखो, ओरिजिनलिटी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है, सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होता। टाइम की बात करें तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहली बार हो रहा है। सेकेंडरी डेटा तो बना बनाया है, इसमें तो बहुत कम टाइम लगेगा। कॉस्ट की बात करें तो प्राइमरी डेटा बड़ा महंगा है, पहली बार ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं डेटा कलेक्ट करने में, तो खर्चा भी ज़्यादा होगा। सेकेंडरी डेटा तो इतनी बार पहले लोग ले चुके हैं, तो इसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। सूटेबिलिटी की बात करें तो कब आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो देखो, प्राइमरी डेटा तब रिलायबल है जब हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब मान लो मुझे कोई ऐसा डेटा चाहिए जो मुझे पता है कि यार ये तो बहुत ज़रूरी काम है, तो इस पे मैं किसी और पे रिलाई नहीं कर सकता, तो मैं खुद जाकर डेटा कलेक्ट करूँगा। लेकिन अगर ठीक है, मुझे कोई ऐसी नॉर्मल सा डेटा चाहिए, ज़्यादा कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं है, तो सेकेंडरी डेटा भी चल जाएगा। तो ये मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस है मेन, और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर जो हमारा चैप्टर था बच्चों मेन, वो था कलेक्शन पर, कि हम डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं। तो इसके दो हमारे पॉइंट्स थे, एक थे प्राइमरी के और एक थे सेकेंडरी के। प्राइमरी में हम आगे कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, इतने सारे तरीके होते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू, पर इनडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, ये तो इंटरव्यू के अंदर आएंगे। फिर इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट्स, मेल्ड क्वेश्चनेयर, या क्वेश्चनेयर जो एन्यूमरेटर फिल करवाते हैं, ये सब। सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं वो बेसिकली हमारे ऐसे सोर्सेज हैं जिसमें हम कुछ खुद एफर्ट नहीं डाल रहे, जो पहले से छपे छपाए या बने बनाए। उसमें होते हैं कुछ पब्लिश्ड सोर्सेज, वो सरकार के भी हो सकते हैं, कोई प्राइवेट मैगजीन्स भी हो सकती हैं, कुछ सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस भी हो सकते हैं, या कुछ अलग अलग कमेटी रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं। और कुछ तो होते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज, जो कहते हैं ना कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है, पता चला है, यानी कि कहीं पर पब्लिश नहीं है लेकिन ऐसी एक इनफॉर्मल तरीके से कहीं से पता चल रहा है। तो खैर, सेकेंडरी हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी के जितने थे उसको एक बार हम ज़रूर गो थ्रू करते हैं, आपको क्या क्या करवाए थे। देखो, सबसे पहला था डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। तो इसमें हम कब करते हैं? मान लो कहीं बाढ़ आ गई,
तो हम सीधा जाके उनसे सवाल करते हैं, भाई बताइए क्या हुआ, कैसा लग रहा है आपको, क्या दिक्कत हो गई, ये है वो है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर हम ओरिजिनल डेटा कलेक्ट कर पाते हैं, इसमें यूनिफॉर्मिटी रहती है, हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, हर आदमी के हिसाब से क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा सकते हैं। लेकिन इसमें डीमेरिट ये होता है कि आप ज़्यादा एरिया नहीं कवर कर पाओगे, टाइम कंज्यूमिंग बहुत होगा और खर्चा भी इसमें आपको ज़्यादा आएगा। बाकी पर्सनल बायस होने की भी इसमें संभावना है, क्योंकि अगर मान लो आपका कोई दोस्त है तो आप उससे अलग क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई आपको लग रहा है कि ये ढंग से आंसर नहीं दे रहा तो हो सकता है आप थोड़ा सा बायस हो जाओ, तो इसमें ये डीमेरिट होने की संभावना होती है। अब दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू तब होता है जब मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया। अब रेल एक्सीडेंट हो गया, उसमें मान लो भगवान न करे 4 लोग मर गए, तो अब उनसे तो जाके पूछोगे नहीं आप, भाई साहब कैसे मरे आप, ट्रेन कैसे एक्सीडेंट हुआ, तो फिर हमें इनडायरेक्ट इंटरव्यू करना पड़ता है, जो आसपास दूसरे लोग थे उनसे पूछना पड़ता है। अब ऐसे में क्या प्रिकॉशन हमें लेने पड़ते हैं, तो प्रिकॉशन ये है इनडायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर जो आपको लिखवाया था कि इन्फॉर्मेंट बायस नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज़ उसको फैक्ट्स पता हो, तीसरी चीज़ वो मतलब आंसर करने के लिए कैपेबल हो। ऐसा नहीं कि आपके रेल एक्सीडेंट हुआ, बाजू में 2 साल के बच्चे के पास पहुंच के पूछ रहे हो भैया बताना क्या हुआ, तो वो कैपेबल ही नहीं है। बाकी इनडायरेक्ट इंटरव्यू में आपको लिखवाया था, फ़ायदा क्या है, आप थोड़ा सा एरिया ज़्यादा कवर कर पाओगे, इसके अंदर आपका बायस थोड़ा सा कम रहेगा और इसमें आपको मेहनत भी कम लगेगी, समय भी कम लगेगा। लेकिन हाँ, डीमेरिट ये है कि डेटा ओरिजिनल नहीं होगा, थोड़ी सी ओरिजिनलिटी की कमी होगी और एक्यूरेसी की कमी होगी, क्योंकि हम किसी और से पूछ रहे हैं। तो ये हो गया इनडायरेक्ट इंटरव्यू। तीसरा होता है जी टेलीफोनिक इंटरव्यू। वो तो बहुत सिंपल है, टेलीफोन पे पूछ लेते हैं, हेलो बताओ, नाम बताओ, ये है वो है। तो आमतौर पे ये इंटरव्यूज़ के अंदर चलता है जब हम जॉब इंटरव्यू देते हैं। तो इसका थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, मेहनत भी बचेगी और ज़्यादा एरिया भी कवर कर सकते हो। और इसमें कई बार कुछ लोग जो फेस टू फेस आंसर देने से घबराते हैं, फ़ोन पे तो वो भी हाँ हाँ सर बताओ आंसर दे देते हैं, तो ये थोड़ा फ़ायदा है। लेकिन डीमेरिट्स इसके अंदर ये होता है कि जिनके पास फ़ोन नहीं है वो बेचारे छूट गए, और फ़ोन पे आप रिएक्शन नहीं देख पाते कि सामने वाला क्या है, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। जब आप फेस टू फेस बात करते हो तो आंखों में देख के कई बार पता लग जाता है, उसके रिएक्शंस नोट हो जाते हैं। लेकिन फ़ोन पे रिएक्शन नहीं नोट होंगे, तो फ़ोन पे खाली आवाज़ सुन के आप थोड़ा सा आइडिया लगाओगे, तो ये इसका डीमेरिट हो जाता है। फिर होता है कॉरेस्पॉन्डेंट्स। तो आपने न्यूज़ चैनल्स तो देखे ही होंगे, उनके अलग अलग संवाददाता जो होते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट्स, वो अलग अलग शहरों से जानकारी जुटाकर एक जगह न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ टीम को देते हैं और वो आपको बता देता है। तो यही बस कहानी है कि अलग अलग पार्ट्स में हम अलग अलग कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट करते हैं और वो हमको सारी जानकारी दे देते हैं। तो इस मेथड से थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि इसमें हम ज़्यादा एरिया कम समय में और कम खर्चे में कवर कर पाते हैं और हमें इस पर रेगुलर बेसिस पे रिजल्ट मिलते रहते हैं और मतलब आपको कॉरेस्पॉन्डेंट डे टू डे की जानकारी देते रहते हैं। लेकिन डीमेरिट वही है, अगेन सेम, कि ओरिजिनलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी, एक्यूरेसी थोड़ा सा कम रहेगी क्योंकि हम किसी और से पूछ रहे हैं, और कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भी ट्रेनिंग देने की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी थोड़ा सा एक डीमेरिट हो जाता है। तो ये इसके डीमेरिट्स थे। 5वां आपको करवाया था मेल्ड क्वेश्चनेयर, कि भाई आपके ईमेल पे क्वेश्चंस की लिस्ट आ जाएगी कि ये लो और भर के दे दो। तो फ़ायदा तो ये है कि ये बहुत ही सस्ता है, इसमें तो कोई एक तरह से खर्चा ही नहीं है, डाटा आपको ओरिजिनल मिलेगा, बायस इसमें कोई होगा नहीं, एरिया बहुत ज़्यादा कवर कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें इन्फॉर्मेंट का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, वो ईमेल कम से कम खोल सके, चेक कर सके, भर सके। दूसरा ये कि नॉन रिस्पॉन्सेज बहुत होते हैं, ईमेल आजकल कौन चेक करता है, कौन क्वेश्चनेयर ईमेल पे भर रहा है, बहुत कम। तो ये थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक रहता है। छठा था कि फिर सर क्वेश्चनेयर आप इन्फॉर्मेंट्स के साथ ही भेज दो, एन्यूमरेटर्स के साथ, सॉरी, कि सर एन्यूमरेटर को भेज दिया जो बैठ के क्वेश्चनेयर भरवाता रहेगा। तो ये भी एक तरीका है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आपका थोड़ा रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, बायस फ्री रहेगा, एरिया भी आप ज़्यादा कवर कर पाओगे, और जिन लोगों को शायद ईमेल पढ़ना ना आता हो उनसे भी मतलब फॉर्म भरवाया जा सकता है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, और एन्यूमरेटर का ट्रेंड होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर पता चला उसको भरवाना ही नहीं आता। तो देख रहे हो आप, हर मेथड के एग्ज़ाम में आपसे फ़ायदे या नुकसान पूछ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने अच्छे से सुना है या पीछे जाके सुन लिया है, दोबारा से देख लेना कमेंट के चक्कर में। आप मुझे इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू का एक लिमिटेशन कमेंट कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा आपने वीडियो यहाँ तक ध्यान से देखी है। अच्छा,
अब एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, आप इसके मेन पॉइंट्स याद रखना, बस हमने लिख रखे हैं सब कुछ। पहले तो कवरिंग लेटर बनाओ कि भैया क्या है क्वेश्चन, किस बात को लेकर है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें लिमिटेड होने चाहिए। पर्सनल क्वेश्चन पूछना नहीं। क्वेश्चन सिंपल हो, क्लियर हो, लॉजिकली अरेंज हो। ऐसा नहीं कि पहले पूछ लिया कि आपके बच्चे हैं और अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हो कि आपकी शादी हुई है, तो ये गलत लॉजिक हो गया, अरेंज नहीं हुआ ऑर्डर। इंस्ट्रक्शंस भी देने चाहिए। क्वेश्चन कोशिश करो एमसीक्यू के हों। ओपन क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। ओपन मतलब कि जिसमें कुछ फिक्स आंसर देने की संभावना कम है ना, तो वो क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। ओपन क्वेश्चन मतलब कुछ भी हो सकते हैं कि भाई आपने मान लो लास्ट मूवी कौन सी देखी, ये पूछ लिया, तो अब इसमें 100 लोगों के 100 आंसर्स हो सकते हैं। या तो उसके ऑप्शन दो कि भाई ये या नन, तो ठीक है, तो रुक जाएगा। ओपन ना हो क्वेश्चन। बाकी लीडिंग क्वेश्चन ना हो, अट्रैक्टिव कोशिश करो कि आपका अच्छा हो, लेआउट अच्छा हो, और क्रॉस चेक कर लो। एक जगह पूछ ली एज कितनी है और बाद में डेट ऑफ बर्थ भरवा लो, तो थोड़ा सा मतलब इस तरह से क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है। अब एक और टॉपिक बच्चों हमने करा था, वो बड़ा अच्छा था, इंपॉर्टेंट है। सेंसस और सैम्पलिंग में क्या अंतर है। तो देखो बच्चों, सेंसस का मतलब है कि लेट से इस पूरे यूनिवर्स में 8 लोग हैं, इन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स। तो जब मैं 8 के 8 को सेलेक्ट करता हूँ, दैट इज सेंसस। लेकिन जब 8 में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करता हूँ, सिर्फ 5 को, दैट इज सैम्पलिंग। सिंपल। तो दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, दोनों का अपना डिफरेंस है। अगर हम कवरेज की बात करें तो सेंसस में ज़्यादा है, सैंपल सर्वे में कम है। आइटम्स की बात करें तो सेंसस करना तब सही है जब आइटम्स अलग अलग प्रकार के हैं, हीट्रोजीनियस। लेकिन अगर आइटम सारे एक जैसे होमोजीनियस, तो सैंपल सर्वे सही है। अगर मैं इकोनॉमिकल की बात करूं तो सेंसस करना ज़्यादा महंगा है और सैंपल सस्ता। रिलायबिलिटी की बात करूं तो सेंसस ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि सब कवर हो रहे हैं। एक्यूरेसी की बात करूं तो सेंसस ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि सब कवर हो रहे हैं। सूटेबिलिटी की बात करूं तो सेंसस करना तब सही है जब आपका एरिया थोड़ा स्मॉल है, कम एरिया के अंदर आप कर सकते हो। लेकिन एरिया बहुत बड़ा है जहाँ पर आप सबको सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, तो फिर सैंपल करना सही है। और वेरिफिकेशन की अगर बात करूँ तो वेरिफिकेशन सेंसस में करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दोबारा से बैठ के सारा डेटा रीवेरीफाई करना नामुमकिन सा है, लेकिन सैंपल को वेरीफाई करना थोड़ा सा ईजी है। तो ये बेसिकली आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंसस और सैंपलिंग के डिफरेंस का। अब इसी पे बनता है कि भैया सैंपलिंग के अलग अलग तरीके क्या होते हैं। तो देखो, हमने सैंपलिंग के बहुत सारे तरीके आपको पढ़ाए थे। क्या हैं वो तरीके, देखते हैं। एक होती है रैंडम सैंपलिंग, एक होती है नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग का मतलब है जिसमें हर किसी का चांस बराबर है सेलेक्ट होने का, और नॉन रैंडम सैंपलिंग का मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ मतलब हमने थोड़ा सा बायस डाल दिया कि सबका चांस बराबर नहीं है सेलेक्ट होने का। तो रैंडम सैंपलिंग में एक होती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग और एक होती है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग, जिसमें हम स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर सब पढ़ेंगे। और बाकी नॉन रैंडम सैंपलिंग भी 3 प्रकार की होती है, जजमेंटल सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग और कन्वीनियंस सैंपलिंग, वो भी हम पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर 7 तरह की सैंपलिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, सिंपल रैंडम सैंपलिंग तो है कि भैया बहुत सारे आइटमों में से किसी भी एक को हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे सिंपल है लॉटरी सिस्टम, पर्ची सिस्टम जो आपने देख रखा है। तो इसमें बायस नहीं होता, इकोनॉमिकल है, लेकिन इसका डीमेरिट ये है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन अगर बहुत बड़ा हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, है ना, एरिया ज़्यादा हो तो मुश्किल है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हम क्या करते हैं कि हम अपने यूनिवर्स को, वो देखो, अलग अलग स्ट्रेटाज में डिवाइड कर लेते हैं। तो मान लो हमारे यूनिवर्स में कुछ हैं गोल गोल गोल, कुछ हैं ट्रायंगल ट्रायंगल, कुछ है हार्ट्स। तो मैंने गोल 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 को अलग स्ट्रेटा बना दिया, स्ट्रेटा मतलब होता है ग्रुप। ट्रायंगल्स को अलग स्ट्रेटा बना दिया और हार्ट्स को अलग स्ट्रेटा बना दिया, और हर स्ट्रेटा में से देखो 2-2 आइटम सेलेक्ट कर लिए। तो इस प्रोसीजर को कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपके ज़्यादा सैंपल्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे क्योंकि आपने हर स्ट्रेटा में से 2-2 लोगों को सेलेक्ट करा है, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा बायस हो सकता है ना। तो इसीलिए रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग में आता है कि भाई इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। तीसरी होती है सिस्टमैटिक या कासी रैंडम सैंपलिंग। इसमें तो हम एक सिस्टम बना लेते हैं, एवरी मान लो 3rd आइटम या एवरी 6th आइटम या एवरी 10th आइटम, तो बस नंबर वाइज शुरू करते हैं। तो हर 5वें बच्चे को सेलेक्ट कर लिया, एवरी 5th 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे एवरी। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग का टाइप हो गया। फ़ायदा ये है कि बहुत क्विक है, लेकिन इसके रिजल्ट्स मिसलीडिंग हो सकते हैं, ये इसका मेन डीमेरिट है।
चौथा था क्लस्टर सैम्पलिंग यानी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसमें क्या करते हैं हम, पहले अपने बहुत बड़े यूनिवर्स में से छोटे छोटे क्लस्टर्स बना लेते हैं। तो देखो ये अपना यूनिवर्स था बड़ा सा बक्सा, इसके वो छोटे छोटे क्लस्टर्स बना लिए, हर क्लस्टर में छोटे से, हर क्लस्टर में थोड़े से, हर क्लस्टर में थोड़े से, मतलब क्लस्टर मतलब वही ग्रुप। और फिर कोई भी रैंडमली 2 क्लस्टर सेलेक्ट कर लिए, तो हमने दूसरा और 5वां क्लस्टर सेलेक्ट कर लिया, तो ये बन गई क्लस्टर सैम्पलिंग। ध्यान रखना क्लस्टर अलग है, स्ट्रेटिफाइड अलग है, ध्यान से उसका डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लस्टर में फ़ायदा ये है कि आप लार्ज सर्वेज को कवर कर सकते हो, लार्ज स्केल सर्वे आसानी से कवर कर सकते हो, लेकिन इसको करने के लिए हमें ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर चाहिए। अब उसके बाद देखो जजमेंटल सैम्पलिंग क्या थी, यानी कि ये है हमारी जिसमें पर्सनल बायस हो सकता है। ये सब पता है किसके टाइप से, जजमेंटल, कोटा और कन्वीनियंस, नॉन रैंडम सैम्पलिंग के, इसमें तो बायस है ही है। जजमेंट सैम्पलिंग का मतलब होता है, जो आपको लिखवाया भी था, कि इसमें हम अपने हिसाब से, अपनी जजमेंट के हिसाब से सैम्पलिंग करते हैं। अब मान लो मुझे सैम्पल करने जाना है कहीं, अब मैंने देखा यार दूर कौन जाएगा, पास में एक स्कूल है, यहाँ चला जाता हूँ, तो मतलब मैं अपने जजमेंट से, अपनी मतलब कह सकते हो एक बायस से, पर्पस से डेलिब्रेट सैम्पलिंग कर रहा हूँ। मान लो मैं क्लास में आया और मैंने बोला कि यार एक काम करो, ये मेरा दोस्त है बच्चा, इसको बोला तुम आ जाओ, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये तो भाई बाकियों के साथ पार्शैलिटी हो गई, तो हाँ है तो है, मैं बायस कर रहा हूँ। तो बस जजमेंट सैम्पलिंग मतलब मैं अपने हिसाब से सैम्पलिंग करता हूँ, है ना। तो ये भी एक तरीका हो गया सैम्पलिंग करने का। बाकी इसकी सूटेबिलिटी तब है जब हमारा एरिया मान लो थोड़ा सा स्मॉल है और हमें पायलट सर्वे करना होता है ना। बाकी ये ध्यान रखना, इसका एक मेन मेरिट ये है कि दिस मेथड तब बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब हमारे आइटम्स होमोजीनियस नहीं होते, मतलब कि जब हीट्रोजीनियस हो, जब अलग अलग होते हैं, तब हम बड़े सोच विचार करके सोचते हैं कि अच्छा ऐसा करते हैं, इसको पिक करते हैं, क्योंकि हर आइटम अलग है, तो फिर हमें सोचना पड़ता है, तो जजमेंट सैम्पलिंग सही है। बाकी डीमेरिट तो पता ही है कि इसमें एक्यूरेसी होगी नहीं और पर्सनल बायस बहुत होगा। अच्छा, छठा होता है कोटा सैम्पलिंग। अब ये आप ज़्यादातर देखते होंगे पॉलिटिकल सर्वेज जो होते हैं, उसमें कोटा बेस्ड, जिसको आप कह सकते हो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कुछ अलग अलग क्लस्टर बना दिया है, कुछ भी एक सैम्पलिंग हो रही है कि भाई हम इस पर्टिकुलर एक्स रिलीजन के लोगों का ही कुछ जानना चाहते हैं, तो ये एक कोटा सैम्पलिंग हो गई, है ना। तो इसका फ़ायदा तो खैर यही है कि बस एक्सपेंसिव नहीं है और इससे हम थोड़ा सा रिलाय कर सकते हैं, इन सेंस कि उस पर्टिकुलर रीजन के बारे में हम जान जाएंगे। लेकिन डीमेरिट ये है कि इसमें भी पर्सनल बायस हो सकता है। सातवां होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जो मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया भी था जजमेंट सैम्पलिंग के एग्जांपल के दौरान, कि भाई इसमें भी हमारा अपना पर्सनल बायस है। मैं अपनी कन्वीनियंस देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं स्कूल में सर्वे करने जाना है, तो जो सबसे पास का स्कूल था वहाँ पहुँच गया, मैंने सोचा कौन दूर जाए, पास वाले स्कूल में चलते हैं, तो ये मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से एक कन्वीनियंस सैम्पलिंग बन गई। तो ये इकोनॉमिकल तो होगी, इसमें एफर्ट कम लगेगा, लेकिन हाँ इसका नुकसान ये है कि इसमें पर्सनल बायस हो सकते हैं और ऑब्वियसली इसकी एक्यूरेसी भी कम होगी, है ना। बाकी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, वो आप ज़रूर एक बार करके जाना। सैम्पलिंग में हमसे एडवांटेज पूछ सकता है, तो आप सैम्पलिंग के एडवांटेज कहना कि टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा और हम फॉलोअप करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। लिमिटेशंस पूछ ले सैम्पलिंग के, तो आप कह देना इसमें एक्यूरेसी थोड़ा सा कम होगी, रिजल्ट बायस आ सकते हैं और हमें ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स की आवश्यकता पड़ती है। बाकी अगर वो सोर्सेज पूछ ले सेकेंडरी डेटा के, जो मैंने पहले भी बताया था, तो आप पब्लिश्ड सोर्सेज डाल देना, जिसमें सरकार वाले, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस जैसे बॉडीज़ वगैरह हैं, इन सब के डेटा को हम पब्लिश्ड सोर्सेज कह सकते हैं, या अनपब्लिश्ड सोर्सेज भी आप मेंशन कर सकते हो कि भाई जो अभी तक कहीं पर भी पब्लिश नहीं हुए। बाकी इसके अलावा अगर सेकेंडरी डेटा का लिमिटेशन पूछे, तो इसमें आप कह देना कि भाई इसमें बायस हो सकता है, या फिर ये पुराना हो, बहुत पुराना हो, ये भी एक चांस है, और कई बार इसमें एक्यूरेसी कम रहती है। फिर हमने एक और क्वेश्चन करा था कि सेकेंडरी डेटा को लेने से पहले आपको क्या प्रिकॉशंस देखने चाहिए। तो हम कहेंगे कि भाई प्रिकॉशंस ये हों, क्या डेटा रिलायबल है, क्या डेटा पर्याप्त है, क्या डेटा सही तरीके से कलेक्ट हुआ है, किसने इसको कलेक्ट करा है, ये कुछ क्वेश्चंस हमें देखने चाहिए सेकेंडरी डेटा मतलब लेने से पहले। और आखिरी क्वेश्चंस थे कि भैया सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बता दो, तो वो आप नोट्स में से पढ़ लेना जो मैंने आपको लिखवाए थे। सेंसस ऑफ इंडिया बेसिकली एक हमारी बॉडी है जो स्टैटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड करती है, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करती है, सरकार भी इसका डेटा यूज़ करती है अपनी पॉलिसी बनाने में, होम अफेयर्स में या ये सब। और पहला सेंसस इन्होंने करा था जनगणना 1881 में। ये मतलब हमारी
इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो हमने करा था। तो आई होप आपको एक क्विक रिकैप मिल गया होगा इस पूरे सैम्पलिंग मतलब कलेक्शन वाले चैप्टर का। इसको अच्छे से अपने नोट से पढ़ के जाना और इसके क्वेश्चंस जो मैंने दिखाए इन्हीं को याद करके जाना। इन्हीं में से कोई भी क्वेश्चन आपसे 3 या 4 मार्क्स में पूछ लेते। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का रिवीजन, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट रिवीजन में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक इतनी पढ़ाई को अच्छे से करके रखना। बाय बाय, टेक केयर।